हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन दो लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन सन 2022 में बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चनों बच्चों पिछले साल यानी सन 2023 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और 2024 यानी इस बार बच्चों इनके बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांस हैं। इसलिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं कौन से क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, उनको समझिए। देखिए क्वेश्चन पहला को हमारे पास है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए ये है खंड याकार, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम लोग को निकालना होगा। अभी निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, और साथ में याद देखिए संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए पूरा डेरिवेशन देखिए अभी हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अथवा में लिखा है, ठीक है, जो किरचॉफ के नियम पर आधारित है बच्चों। ये भी बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और इसके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांस हैं। इसका भी सोल्यूशन करके दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए, ठीक है। इसमें किरचॉफ के नियम को लिखना है, ठीक है। किरचॉफ के जैसे आप लोग जानते हैं कि दो नियम है, ठीक है। अच्छा, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताना है। ये जो आप सर्किट देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो आप करंट बह रहे हैं, जैसे ये I1 करंट आ रहा है, ठीक है, ये I2 करंट आ रहा है, ये I3 करंट आ रहा है, इसमें करंट भी बताना है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? तो ये दोनों क्वेश्चन चलिए हम बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं, पहला जो आपका ये छठा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर देखिए बच्चों, इसको समझते हैं। और देखिए इतना आसान तरीके से बच्चों आपको समझाने वाला हूँ, केवल एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देख लीजिए। आपको बच्चों लगता है कि मैं बता सकता हूँ कि आपने शायद ही इससे आसान कहीं डेरिवेशन ये देखा होगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब देखिए कैसे डायग्राम है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो कोई एक प्लेट बच्चों ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये है, ठीक है। और दोनों ही प्लेटें बच्चों एक दूसरे के समांतर रखी हैं और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी बच्चों क्या है, डी है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर बच्चों जो चार्ज है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, लेकिन परिमाण अलग अलग है। यानी पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पर बच्चों माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। हम लोग जानते हैं बच्चों, जब एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है बच्चों, हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो किधर होगा, इस वाली पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखा रहा हूँ प्लस से माइनस की ओर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों आपका प्लस से माइनस की ओर होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है? चलिए अब देखिए क्या इसमें आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी है, देखिए वो आपको समझ लेते हैं। थ्योरी आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो इसने पूछा है, ठीक है। थ्योरी क्या, देखिए जो डायग्राम है बच्चों वही आपको लिखना होता है। देखिए माना एक समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटों से मिलकर के बना है। जैसे आपको मैंने बताया ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें धातु की दो प्लेट है, पहली प्लेट बच्चों ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। बनाए दोनों प्लेटों पर एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत प्रतीक का आवेश है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्लेट पर जो आवेश है बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक पे प्लस है दूसरे पर क्या माइनस है, ठीक है। तो ऐसे आवेश को बोलते हैं जो विपरीत आवेश, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का आवेश है, ठीक है। अच्छा, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। जो आप देख पा रहे होंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या बच्चों, डी है, ठीक है। अच्छा, यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र जैसे मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा था आप लोगों को, उसका वैल्यू हमने निकाला। देखिए प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो होता है ई बराबर होता है बच्चों सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के है बच्चों प्लेटों के बीच, जैसे उसने कहा है कि कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, ठीक है। कि कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या बच्चों के है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों वो होती है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या है, निर्वातीय वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अच्छा, परंतु बच्चों सिग्मा बराबर क्या होता है, ये होता है क्यू अपॉन ए होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो इस सिग्मा की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए
क्यू अपॉन ए लिखेंगे। किसकी जगह आ गया ये, सिग्मा की जगह आ गया क्यू अपॉन ए आ गया, ठीक है। बाकी आपका के एप्सिलॉन नॉट आपका साथ में ऐसे ही रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो बच्चों, v हो, ठीक है, तब सूत्र क्या होता है बच्चों, b बराबर क्या होता है, ed होता है। ये जो संबंध होता है बच्चों, ये वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, क्या होता है, b बराबर ed होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा। अब इसी फार्मूले में बच्चों, ठीक है, ये जो आपका b बराबर ed आया है, ठीक है, इस फार्मूले में हम ये जो ई आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ई, इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो देखो ये वाला जो बी है बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ई है, ई का देखो मैंने ये वैल्यू रख दी, ये सारा का सारा बच्चों किसका वैल्यू, ये ई का वैल्यू आ गया। क्लियर है आप लोगों को मेरे पास, ये वाला ई का वैल्यू, और ये डी था सूत्र में बच्चों, डी आपका ये आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरा। चलिए आगे समझते देखिए। अब देखिए संधारित्र की धारिता, धारिता का फार्मूला होता है बच्चों C बराबर क्यू अपॉन वी होता है, C बराबर क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। तो हमने तो क्यू को तो आपका सेम ऐसे लिख दिया, लेकिन ये जो हमने B का मान निकाला है, ये जो B का मान है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये आपका डी भी है, ठीक है। तो इस सारा का सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पोर्ट कर दिया, ठीक है। किसका मान है बच्चों, ये आपका ये B का मान है जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये क्यू से क्यू बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, वन टाइम। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो अब ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ से वन बचेगा, ठीक है, और यहाँ से अपन में डी बचेगा, और इसका बटे का बटा क्या बचा हुआ, के ए एप्सिलॉन बचा हुआ। तो ये बटे का बटा, तो ये जो के ए एप्सिलॉन बच्चों ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो के ए एप्सिलॉन ऊपर आ गया बच्चों, ये जो आपका डी बचा था यहाँ पे, ये डी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो डी बचा हुआ था, ये वाला डी, ठीक है, वो वाला डी बचा आपका ये हैगा। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो ये बच्चों ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पर हो चुका है। तो ये बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, और कितना आसानी क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार इससे फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप इस डेरिवेशन की तैयारी जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए ये इसका धारिता का फार्मूला आ गया। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए हम इसका जवाब देंगे कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे जो सी है धारिता है, वो डिपेंड करती है बच्चों के पर, जहाँ के है बच्चों प्लेटों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक, ए है बच्चों प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये क्या बच्चों डी जो प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे इसको लिखेंगे। देखो सी जो डायरेक्टली समानुपाती है वो किसके समानुपाती है बच्चों, वो के समानुपाती है। यानी के का मान अगर प्लेटों के बीच में आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके प्लेटों के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी समानुपाती ए लिख सकते हैं। यानी आप प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो यहाँ पे उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए अब बात करते हैं इस डी के लिए। तो डी तो व्युत्क्रमानुपाती है, बटे में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी, माफ कीजिएगा एक बार लिखता हूँ दोबारा, सी समानुपाती 1/d, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसका देखिए अगर d का मान आप बढ़ाएंगे, यानी प्लेटों को आप दूर दूर रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके धारिता का मान घट जाएगा। यानी d का मान आप कम करोगे, d का मान कम करोगे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है ना बटे में, तो कोई ये समानुपाती है सामने सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये बटे में जा रहा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है। तो अगर आप d का मान घटाओगे यानी प्लेटों को पास पास में रखोगे, ठीक है, तो c का मान बढ़ेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इसमें बच्चे ये पूछा गया था। तो इस तरीके से बच्चे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। बस एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, बस इतना आपको करना है, ठीक है, और इसके लिए बच्चों आप लोग को 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, देखिए इसको मैं सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे बोर्ड में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देखिए हम बात सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, तो देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दे रखा था, ठीक है, वो डायग्राम मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है। तो यही वो डायग्राम है, ठीक है। अब इसको आप बोर्ड में आपको ही बनाना पड़ेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान तरीके से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। याद रखेंगे, देखिए ये किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल है, किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल है, ठीक है। अच्छा लगाएंगे, देखिए इसका ऐसे लगाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही आसान बच्चों सवाल है, एक बार देखेंगे ना आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब बच्चों, अब देखो ये किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित सवाल है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है ना, पास का नियम, उस पर आधारित है, ठीक है। तो हम देखो इसके अंदर 2 पास लेंगे, 2 पास हैं, एक पास बच्चों ये बार पहला पास है, ये एक दूसरा पास बच्चों ये है, ठीक है। तो हम पहले लेंगे ए बी सी ए में, यानी इस वाले पॉज में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। लिखेंगे बंद पॉज, बंद
पास ए बी सी ए में, यानी कहने का मतलब ये जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ हमें वहीं पर आना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक है। तो देखो ये जो आपका 1 ओम का प्रतिरोध है इसमें I1 करंट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों जो 1 ओम का प्रतिरोध है 1 इंटू ये हो जाएगा बच्चों आपका I1 प्लस, अब देखिए इधर आ जाइए, यहाँ पे आना है ना, घूम के यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 2 इंटू I3। क्यों? क्योंकि ये 2 ओम के प्रतिरोध में कौन सा करंट आ रहा है? I3 करंट आ रहा है। तो जब बच्चों 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बच्चों आपका I3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इस पोस्ट में कितने विद्युत बाहुल लगे हुए हैं? केवल एक विद्युत बाहुल, एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत बाहुल कितना बच्चों? 2 वोल्ट। तो यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? एक बात बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो I3 है ना, I3 इसको समझिए, तो इधर से आ रहा है ये I1 करंट। ठीक है। और इधर से आएगा ये I2 करंट, ये I2 करंट आएगा इधर से। ठीक है। तो ये जो I3 है, इस I3 की जो वैल्यू है, देखिए मैं आपको बता दूँ, I3 की जो बच्चों वैल्यू है वो है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? ये देखिए कैसे हुआ, देखिए इधर से आ रहा I1 करंट, इधर से आ रहा I2 करंट, तो ये दोनों मिलकर के इसी में जा रहे हैं, तीसरी इस वाली ब्रांच में। ठीक है। तो I3 जो है ना वो I1 प्लस I2 का योग है, यानी इस यहाँ पे जो I3 आ रहा है ना, I3 जब मैं क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 लिखूंगा। ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूँ। तो ये I1 रहेगा आपके पास, देखिए I1 आपको बच्चों ऐसे रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 रहेगा प्लस ये आपका 2 है, आपको ये आ गया। ठीक है। अब ये जो I3 का लिखेंगे I1 प्लस I2 लिखेंगे I1 प्लस I2। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो I3 है इसको हमने लिख दिया, और ये बच्चों आपका 2 ये आ गया। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों I1 प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो एक 2I1 हो जाएगा, 2I1 प्लस 2 से यहाँ पर कराएंगे तो 2I2 हो जाएगा, 2I2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो I1 ये कि ये है और 2I1 ये है, तो बच्चों 3I1 हो जाएगा, 3I1 हो जाएगा प्लस ये आपका 2I2 बच्चों आपका सेम ऐसे रखा रहेगा बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसको बच्चों समीकरण हम 1 कह देंगे, इसको समीकरण 1 कह देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम चलेंगे बंद पोज, किस में चलेंगे? देखो A D C A में चलेंगे, इधर वाले में नीचे वाले में चलेंगे। ठीक है। लिखेंगे बंद पॉज, लिखेंगे आप बंद पॉज, बंद पॉज ADCA में, ADCA में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से I2 करंट है और ये किस में चल रहा है? इस वाले प्रतिरोध में, 1 ओम के प्रतिरोध में। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों आपका I2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये I2 प्रतिरोध में धारा जा रही है, प्लस I3, और I3 किस में जा रही है? करंट चल रही है बच्चों 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 इंटू I3 हो जाएगा। ठीक है बराबर। अब इसमें कितने विद्युत, एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत बाहुल बच्चों 1 वोल्ट है, तो बच्चों 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे आप समझते देखिए, तो 1 से I2 गुणा करेंगे तो बच्चों ये केवल I2 ही रहेगा। ठीक है। प्लस ये 2 आपका ऐसे उतर जाएगा। अभी I3 जो बच्चों I1 प्लस I2 का योग है, तो इसको लिख देंगे बच्चों हम I1 प्लस I2 लिख देंगे। ठीक है। और बराबर आपका 1 ही आ गया। अच्छा, I2 बच्चों सेम फिर से ऐसी कॉपी कर लेंगे, प्लस 2 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2I1 हो जाएगा, प्लस और ये बच्चे 2 से करेंगे 2, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2I2 हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा बराबर बच्चों आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे। देखिए ये जो I1 है इस वाले टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, तो 2I1 बच्चों हम पहले लिखेंगे, प्लस देखो 2I2 ये और एक I2 है, तो बच्चों 3I2 हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा बराबर बच्चों आपका 1 आ गया। इसको समीकरण बच्चों 2 कह दीजिए। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 बच्चों ये और समीकरण 2 बच्चों ये। अभी देखो यहाँ पे कोई भी टर्म से नहीं कट रहा है, यहाँ I1 के साथ 3 आ रहा है, यहाँ I1 के साथ बच्चों 2 आ रहा है, इसमें I2 के साथ 2 आ रहा है, तो इसमें I2 के साथ 3 आ रहा है, यानी यहाँ पे ये टर्म से अभी कोई सी नहीं कट रही है। ठीक है। अगर हमें इस यहाँ से आगे सोल्व करने के लिए बच्चों इन दोनों समीकरणों को किसी एक टर्म्स को यहाँ काटना पड़ेगा, चाहे I1 वाला टर्म्स काटो या फिर I2 वाला काटो। अगर देखिए बच्चों हम I1 वाला टर्म्स काटते हैं, वाला टर्म्स अगर काटेंगे तो I1 का जो गुणांक है 3 उसकी मल्टीप्लाई बच्चों हमें यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें जो I1 का गुणांक है 2 इसकी मल्टीप्लाई बच्चों हमें यहाँ पहले समीकरण में करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए देखिए मैं समीकरण करके दिखाता हूँ आप लोगों को, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 की गुणा बच्चों हम 3 से करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा? 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, तो जाएगा बच्चों 6I1 हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब 2 की गुणा बच्चों इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये आपका बच्चों I2 हो जाएगा। ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है आपको मेरी बात? ठीक है। इसको समीकरण बच्चों हम कह देंगे 3, कितनी कह देंगे बच्चों? 3 कह देंगे। ठीक है।
अच्छा अब यहाँ 3 से कराइए इसकी यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6i1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और 3 थे बच्चों कितना हो जाएगा ये आपका 9i2 हो जाएगा, 9i2 हो जाएगा, और ये 3 का बच्चों कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण बच्चों हम इसको कह देंगे 4, कितने समीकरण कह देंगे 4 कह दिया, ठीक है। आगे देखिए इनको सॉल्व कर देते हैं। अब इन समीकरणों को बच्चों हम आपस में घटा देंगे, तो घटा दीजिए, देखिए सारे नंबर प्लस के हैं तो सबके नीचे माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस। ऐसा करने पर बच्चों ये 6i1 प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4i2 प्लस का है और ये 9i2 माइनस का है, तो बच्चों 9 से जब 4 घटाएंगे तो माइनस के 5i2 बचेगा, माइनस के 5 ये i2 बचेगा, ठीक है। अब ये 4 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस का 1 बचेगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए आगे कैसे करेंगे, देखिए तो i2 को जब ऐसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 ये माइनस के 5, माइनस के, तो हमने माइनस आगे लगा दिया 5 ये आ गया। इसको जब भाग करोगे बच्चों तो पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये i2 की जो वैल्यू आई है, ऐसे जो i2 की वैल्यू आ रही है बच्चों, यानी i2 का मान निकल चुका है, यानी ये जो अभी ये जो i2 है ना, देखो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ रही है देखिए, ये वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस के 0.2 एम्पियर, कितनी आ रही है माइनस के 0.2 एम्पियर आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये जो i2 का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए तो i1 का मान निकल जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो चलिए देखिए हम i1 का जो i2 का जो मान आया है इसको समीकरण 1 में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम सोल्यूशन देखिए आपको समझाते हैं आगे। ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा बड़ा सा तो हो गई सवाल ये, ठीक है। तो लिखेंगे i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए रखिए। तो समीकरण 1 हमारे पास ये थी, क्या थी देखो 3i1, तो 3i1, ठीक है, ये आ गया, प्लस ये है, ये वाला प्लस आ गया, ये 2 आपका ये आ गया, ठीक है। और ये i2 का मान अभी हमने निकाला है, i2 का मान कितना निकाला है बच्चों, हमने निकाला है माइनस के 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर हम i2 की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस के 0.2, ठीक है, और बराबर में कितना आपका 2 चल रहा है, कितना चल रहा है बराबर में आपका बच्चे 2 चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे करते हैं, देखिए हो जाएगा बच्चा आपका 3i1 प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा और बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 3i1, अब देखिए ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3i1 बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस की वैल्यू तो ये, ठीक है। तो ये 3i1 बराबर हमारे पास आएगा बच्चों 2.4, कितना आएगा बच्चों 2.4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे i1 की जब बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.4 और ये 3 बच्चों इसके अपोन में आ जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, यानी i1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों आपकी 0.8 आ रही है एम्पियर में, मात्रा का एम्पियर होता है धारा का। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, ये आपका i1 आ गया। तो हमारे पास देखो i1 भी आ गया और हमारे पास बच्चों i2 भी आ गया। इसका मतलब ये है कि इस वाली जो ब्रांच में करंट आ रहा है जो i1 आ रहा है ये 0.8 एम्पियर आ रहा है, और इस वाली ब्रांच में जो करंट आ रहा है ये 0.-2 आ रहा है, 0.-2 एम्पियर करंट आ रहा है, क्योंकि i2 का मान क्या है 0.-2 हमने निकाला है। अब हमें i3 का मान चाहिए, तो i3 क्या है, i3 बच्चों i1 प्लस i2 का योग, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं i3 यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम i3 की वैल्यू को, बड़ा आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए i3 हमारे पास थी, देखिए निकालेंगे, ये थी बच्चों क्या i1 प्लस i2, तो i1 का मान कितना आया था अभी निकाला हमने, i1 निकाला है 0.8 निकाला है, ठीक है। अब देखिए प्लस ये आ गया, और देखिए i2 का जो मान है वो माइनस का है, i2 का जो मान है वो माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, देखो क्या से देखो ध्यान समझ लें, i1 प्लस का i2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी, तो ये है बच्चों आपका 0.2, ठीक है। और i3 बच्चों ऐसे आप घटाएंगे तो यहाँ पर घट का आएगा बच्चा आपका 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो करंट आया है, जो i3 करंट आया है बच्चों, ठीक है, ये जो आपकी बीच वाली ब्रांच है ना, ये ये वाला करंट आया है, ये वाला करंट। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना आ रहा है, ये हमने निकाला माइनस के 0.2 एम्पियर निकाला है, ठीक है। इसमें हमने कितना निकाला, इस वाली ब्रांच में हमने निकाला है 0.6 एम्पियर करंट निकाला है, ये जो बीच वाली ब्रांच है, ठीक है, एम्पियर का। और ये जो इस वाली जो ब्रांच है इसमें आ रहा है बच्चों आपका 0.8 एम्पियर करंट आ रहा है, 0.8 एम्पियर करंट। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये आपसे पूछा गया था, उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है,
और उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों किरचॉफ के नियम पर आधारित था। हमने 2 पोस्ट बनाकर इसको सॉल्व किया था। पहले इस वाले को पोस्ट किया, इसको सॉल्व किया, इसमें एक समीकरण बनाई, फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसमें दूसरी समीकरण बनाई, दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से बच्चों हमें धाराओं के यहाँ पे मान प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों अपने हम चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन का वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त हो तो उसके लिए वीडियो लेक्चर को आप लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट करके बताएं लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।